हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आइडियल जीके के रिवीजन सेशन में। इस रिवीजन सेशन में जीएस के सभी विषय जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर का रिवीजन किया जाता है। रिवीजन जो है प्रतिदिन 3 से 4 सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज करने का प्रयास किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बायोलॉजी से। बायोलॉजी में हम लोग बीमारी पढ़ रहे थे। बीमारी में पिछले क्लास में बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी हम लोग पढ़ चुके थे। आज का इस सेशन में बायोलॉजी का वायरस से होने वाली बीमारी और फंगस से होने वाली बीमारी और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं वायरस से होने वाली बीमारी। वायरस से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, रेबीज़, ट्रैकोमा, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हर्पीज़, फुट या माउथ और कोरोना या कोविड-19 जो हाल ही में सभी को परेशान करके गया है। इसी को जो है पढ़ने का एक एक करके पढ़ने का प्रयास किया जाएगा। तो शुरू करते हैं एड्स। एड्स जो है वायरस जनित बीमारी है जिसकी जांच एलिसा और वेस्टर्न ब्लड टेस्ट से की जाती है। एड्स का जांच किससे किया जाता है? एलिसा और वेस्टर्न ब्लड टेस्ट से। आगे, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। एचआईवी वायरस का नाम है जिससे एड्स होता है। एचआईवी वायरस की खोज किसने किया था? रॉबर्ट गैलो ने किया था। याद रखिएगा, एचआईवी वायरस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट गैलो ने किया था। और एड्स जो किस वायरस के कारण होता है? एचआईवी वायरस के कारण होता है। आगे, एड्स से प्रभावित अंग कौन है? तो WBC यानी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है प्रभावित होता है। आगे, हाल के वर्षों में अमेरिका में T4 लिम्फोसाइट या WBC के ट्रांसप्लांटेशन से एड्स का इलाज किया जाता है। याद रखिएगा, हाल ही में अमेरिका में T4 लिम्फोसाइट या WBC के ट्रांसप्लांटेशन से एड्स का इलाज किया जाता है। आगे, नोट, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नोट, रेड रिबन एक्सप्रेस का संबंध किससे है? एड्स की जागरूकता से है। याद रखिएगा, रेड रिबन एक्सप्रेस का संबंध किससे है? एड्स की जागरूकता से है। आगे, नाकों का संबंध किससे है? नाकों का संबंध भी एड्स से है। नाकों का पूरा नाम NACO। नाकों का पूरा नाम क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, नाकों का पूरा नाम क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगला बीमारी है डेंगू। डेंगू किस वायरस से होता है? तो अरबो वायरस से होता है। याद रखिएगा, डेंगू किस वायरस से होता है? अरबो वायरस से होता है। याद रखिएगा, डेंगू का वायरस का नाम क्या है? अरबो वायरस। डेंगू से प्रभावित अंग कौन सा है? पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर। याद रखिएगा, डेंगू से कौन सा अंग प्रभावित होता है? संपूर्ण शरीर। आगे, इस बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। डेंगू में किसकी संख्या कम हो जाती है? प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। डेंगू को जो है हड्डी जोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू को क्या कहते हैं? हड्डी जोड़ बुखार भी कहते हैं। आगे, अगला बीमारी है पोलियो। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पोलियो से प्रभावित अंग कौन सा है? नर्व सिस्टम। याद रखिए, पोलियो से प्रभावित अंग कौन सा है? नर्व सिस्टम। पोलियो का वायरस का क्या नाम है? पोलियोमाइसिटीज। पोलियो का वायरस का क्या नाम है? पोलियोमाइसिटीज। पोलियो वायरस का क्या नाम है? पोलियोमाइसिटीज। आगे, पोलियो जो है 0 से 5 वर्ष के बच्चों में सबसे अधिक प्रभावित है। याद रखिएगा, पोलियो जो है 0 से 5 वर्ष के बच्चों में सबसे अधिक प्रभावित है।
पोलियो जो है दूषित भोजन और दूषित पानी से फैलता है। याद रखिए, पोलियो किससे फैलता है? दूषित भोजन और दूषित पानी से फैलता है। अति महत्वपूर्ण है, पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? जॉन सॉल्क ने किया था। याद रखिएगा, पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? जॉन सॉल्क ने किया था। पोलियो की ओरल ड्रॉप की खोज किसने किया था? सेबिन ने किया था। इसका नाम पूरा बहुत लंबा है, शॉर्टकट याद रखिएगा। पोलियो के ओरल ड्रॉप की खोज किसने किया था? सेबिन ने की थी। किसने किया था? सेबिन ने की थी। भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत 1995 से शुरू है। याद रखिएगा, भारत में पोलियो उन्मूलन की शुरुआत कब से शुरू है? 1995 से। इस कड़ी में 2 बूंद जिंदगी नारा दिया गया। हाल ही में भारत को जो 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। याद रखिएगा। अगला बीमारी है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में एक ही बात याद रखिए, इन्फ्लुएंजा जो है वायरस जनित बीमारी है। अगला बीमारी है रेबीज। रेबीज के वायरस का क्या नाम है? रेबो। याद रखिएगा, रेबीज के वायरस का क्या नाम है? रेबो। यह बीमारी कुत्ता, बिल्ली, बंदर के काटने से फैलता है। रेबीज बीमारी किससे फैलता है? कुत्ता, बिल्ली और बंदर से फैलता है। इस बीमारी का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया है। याद रखिएगा, इस बीमारी का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया है। रेबीज से प्रभावित अंग कौन सा है? नर्व सिस्टम। याद रखिए, रेबीज से प्रभावित अंग कौन सा है? नर्व सिस्टम। आगे, इसके वैक्सीन की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। रेबीज के वैक्सीन का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। अगला बीमारी है छोटी माता। छोटी माता के वायरस का नाम क्या है? वेरियोला वायरस। याद रखिएगा, छोटी माता के वायरस का क्या नाम है? वेरियोला वायरस। प्रभावित अंग कौन सा है? संपूर्ण शरीर। छोटी माता में भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। आगे, वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। छोटी माता के वैक्सीन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला बीमारी है हर्पीज। हर्पीज के बारे में भी एक ही बात याद रखिए। हर्पीज क्या है? जो वायरस जनित बीमारी है। इससे प्रभावित अंग कौन सा है? त्वचा। हर्पीज से प्रभावित अंग कौन सा है? त्वचा। हर्पीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा। अगला बीमारी है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस भी कौन सा बीमारी है? वायरस जनित बीमारी है, जिससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। याद रखिएगा, मेनिंजाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। वीवीआई क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। नोट, ट्रैकोमा बीमारी का संबंध किससे है? आँख से। याद रखिएगा, ट्रैकोमा बीमारी का संबंध किससे है? आँख से है। अगला बीमारी है कोरोना या कोविड-19। यह एक वायरल बीमारी है जो चीन के वुहान प्रांत से निकला था। याद रखिए, और पूरे विश्व में फैला था, जिसे पैंडेमिक कहा गया था। लेकिन हाल के वर्षों में इसे कोरोना को जो है पैंडेमिक मुक्त कर दिया गया है। इसके वायरस का नाम सार्स था। याद रखिएगा, कोविड-19 के वायरस का नाम क्या था? सार्स था। आगे, इस बीमारी के जांच के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता था। RT-PCR टेस्ट किस बीमारी में किया जाता था? कोविड के टेस्ट में। अगला बीमारी है आगे, पूरे विश्व में सबसे पहले कोरोना का टीका रूस ने बनाया था। याद रखिएगा, उस टीका का क्या नाम था? स्पुतनिक 5। याद रखिएगा, पूरे विश्व में सबसे पहले कोरोना का टीका किसने बनाया था? रूस ने बनाया था, स्पुतनिक 5 नाम से। आगे, भारत में भी 2 टीके का निर्माण किया गया है। याद रखिए, कोरोना के भारत में भी 2 टीके का निर्माण किया गया। कौन कौन है? कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड का निर्माण किसने कराया? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने कराया। जबकि कोवैक्सीन का निर्माण किसने कराया? भारत बायोटेक ने कराया, ICMR दिल्ली के द्वारा। याद रखिएगा, कोवैक्सीन टीका जो है ICMR के द्वारा तैयार किया गया था। याद रखिएगा। आगे, हाल ही में एक नोजल ड्रॉप का संबंध भी कोरोना से ही है। याद रखिएगा, जो भारत बायोटेक के द्वारा तैयार किया गया है। अगला बीमारी है जॉन्डिस। अगला बीमारी है जॉन्डिस। यह भी बीमारी किससे संबंधित है? वायरस जनित है। प्रभावित अंग कौन सा है? लीवर। याद रखिएगा, यह 21 दिनों के बाद जो है हेपेटाइटिस बी में कन्वर्ट हो जाता है। जॉन्डिस जो है 21 दिनों के बाद ये किस में प्रभावित हो जाती है? हेपेटाइटिस बी में कन्वर्ट हो जाती है। आगे, अब आइए फंजाई से होने वाली बीमारी। फंजाई से होने वाली बीमारी कौन कौन है? दाद, खाज, खुजली, दम्मा, एथलीट फुट,
ये सभी बीमारी जो है फंजाई से होने वाली बीमारी है। दमा में जो कौन सी अंग प्रभावित होती है? फेफड़ा। याद रखिएगा, फंजाई से होने वाली बीमारी सभी का नाम याद रखिएगा। आगे अगला बीमारी है परजीवी से होने वाली बीमारी। परजीवी या प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। परजीवी या प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन कौन है? मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिश, कालाजार। ये सभी बीमारी किससे होती है? परजीवी या प्रोटोजोआ से होती है। तो मलेरिया को पढ़ते हैं। मलेरिया की परजीवी का नाम कौन सा है? प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा, मलेरिया किस परजीवी से होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। इसका वाहक कौन सा मच्छर है? मादा एनाफिलीज मच्छर। याद रखिएगा, मलेरिया के वाहक मच्छर कौन सा है? मादा एनाफिलीज मच्छर है। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? एस्प्लीन या प्लीहा। याद रखिएगा, ब्लड बैंक ऑफ सेल किसे कहते हैं? एस्प्लीन या प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा या एस्प्लीन को। आगे मलेरिया के दवा जो है कुनैन है। याद रखें, मलेरिया का दवा क्या है? कुनैन है, जो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। हाल ही मलेरिया के दवा जो है R21 तैयार किया गया है। याद रखिएगा, मलेरिया का दवा जो हाल ही में कौन सा तैयार किया गया है? R21। और सबसे पहला मलेरिया का दवा कौन सा है? मॉस्क्यूरिक्स। याद रखिएगा, मलेरिया का सबसे पहला वैक्सीन कौन सा है? मॉस्क्यूरिक्स। और हाल ही में R21 जो है मलेरिया की दवा तैयार किया गया। अगला बीमारी है पायरिया। पायरिया के परजीवी का नाम क्या है? एंटमीबा जिंजोबेलिस। एंटमीबा जिंजोबेलिस किसका परजीवी है? पायरिया की परजीवी है। आगे प्रभावित अंग कौन सा है? मसूड़ा। अगला बीमारी है सोने की बीमारी। याद रखिएगा, सोने की बीमारी के परजीवी का क्या नाम है? सोने की बीमारी का परजीवी का क्या नाम है? टिप्नोसोमा गैब्रियंस। याद रखिएगा, टिप्नोसोमा गैब्रियंस किसकी परजीवी है? सोने की बीमारी की परजीवी का नाम क्या है? टिप्नोसोमा गैब्रियंस जो है सोने की बीमारी का परजीवी है। इसका वाहक मच्छर कौन सा है? सीसी फ्लाई। याद रखिएगा, सोने की बीमारी का वाहक मच्छर कौन सा है? सीसी फ्लाई। सोने की बीमारी का प्रभावित अंग कौन सा है? ब्रेन या हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, ब्रेन का ही हिस्सा हाइपोथैलेमस जो है सोने की बीमारी में प्रभावित होती है। अगला बीमारी है कालाजार। कालाजार के परजीवी का नाम क्या है? लिस्मेनिया डोनोवाली किसका परजीवी है? कालाजार का। याद रखिएगा, लिस्मेनिया डोनोवाली किसकी परजीवी है? कालाजार का। कालाजार का वाहक मच्छर कौन सा है? सैंड फ्लाई या बालू मक्खी। याद रखिएगा, सैंड फ्लाई या बालू मक्खी जो है कालाजार का वाहक है। कालाजार से प्रभावित अंग कौन सा है? कालाजार से प्रभावित अंग कौन सा है? बोन मैरो या अस्थि मज्जा। याद रखिएगा, कालाजार से प्रभावित अंग कौन सा है? बोन मैरो या अस्थि मज्जा। कालाजार से प्रभावित अंग कौन सा है? बोन मैरो या अस्थि मज्जा। अगला बीमारी है पेचिश। पेचिश के परजीवी का नाम क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। याद रखिएगा, पेचिश के परजीवी का क्या नाम है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है पेचिश के परजीवी का नाम है। इससे प्रभावित अंग कौन सा है? आंत। पेचिश से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिश से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। इस तरह हमने आज बायो के सेशन में वायरस से होने वाली बीमारी और फंजाई से होने वाली बीमारी और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी को देखने का प्रयास किए हैं। इस तरह बायो का सेशन को समाप्त करते हैं और अगला सेशन ज्योग्राफी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं ज्योग्राफी में हम लोग जो है भारत के भौतिक विभाजन में पिछले वीडियो में मरुस्थल और द्वीप को देखे थे। इस वीडियो में भारत की मिट्टी को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत की मिट्टी सबसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी जो है सबसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। इसके निर्माण की प्रक्रिया को पैडोजिनेसिस कहते हैं। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पैडोजिनेसिस कहते हैं। इसके अध्ययन को पैडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैडोलॉजी कहते हैं। यह भूप्रॉपर्टी का सबसे ऊपरी परत है। मिट्टी जो है भूप्रॉपर्टी का सबसे ऊपरी परत है, जो चट्टान, मलबा और जैव सामग्री से बना है।
मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? चट्टान से, मलबा से और जैव सामग्री से निर्माण हुआ है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। ICAR के अनुसार भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। ICAR के अनुसार भारतीय मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। ICAR का पूरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। तो 8 मिट्टी कौन कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट मिट्टी और वन मिट्टी। आज के इस वीडियो में इसी 8 मिट्टी के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। यह भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में मुख्य रूप से फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक किस क्षेत्र में फैला हुआ है? उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में। इस मिट्टी के गठन में बलुई, दोमट, चिकनी मिट्टी की प्रकृति पाई जाती है, याद रखिएगा। इस मिट्टी के गठन में जो है बलुई, दोमट, चिकनी मिट्टी की प्रकृति पाई जाती है। आगे, भारतीय मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। भारतीय मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। नोट: भारतीय मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस कम होता है। भारतीय मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस कम होता है, इसलिए यूरिया की मांग अधिक होती है। उल्लेखनीय है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 46% होता है, याद रखिएगा। आगे, जलोढ़ मिट्टी नदियों के अवसाद से बनते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? नदियों के अवसाद से होता है। इस कड़ी में यह 2 प्रकार के हैं। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? खादर और बांगर। खादर मिट्टी क्या है? खादर मिट्टी जो है नई जलोढ़ मिट्टी है जो बाढ़ के मैदान में दिखाई देती है। खादर मिट्टी कहाँ मिलती है? बाढ़ के मैदान में दिखती है। अगला मिट्टी बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, याद रखिएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। इन दोनों मिट्टी में कैल्शियम युक्त कंकर भी पाई जाती है, याद रखिएगा। इन दोनों मिट्टी में कैल्शियम युक्त कंकर भी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का रंग हल्का धूसर होता है, याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? हल्का धूसर होता है और जो गहन कृषि के लिए उपयोगी है। जलोढ़ मिट्टी गहन कृषि के लिए उपयोगी है। अब ये गहन कृषि क्या होता है? ऐसी कृषि जिसमें पूंजी, श्रम और तकनीक अधिक लगता है उसे क्या कहते हैं? गहन कृषि कहते हैं। नोट: मिट्टी में NPK का अनुपात 4:2:1 होना चाहिए, याद रखिएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का अनुपात कितना होना चाहिए? 4:2:1। परंतु भारतीय मिट्टी में 7.6 3.7 1.2 है, याद रखिएगा। दूसरा मिट्टी है काली मिट्टी। दूसरा सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाया जाने वाला मिट्टी है काली मिट्टी। जो है जलोढ़ मिट्टी के बाद दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला मिट्टी है। यह दक्कन के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? दक्कन के पठारी क्षेत्र में, गुजरात और महाराष्ट्र में। इसे रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी या चेरनोजेल मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा। काली मिट्टी को जो है चेरनोजेल मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी की विशेषता क्या है? यह मिट्टी गीली हो जाने पर चिपचिपी हो जाती है, जबकि सूख जाने पे सिकुड़ जाती है, याद रखिएगा। काली मिट्टी जो है गीली होने पे चिपचिपी हो जाती है और सूख जाने पे सिकुड़ जाती है। इसे स्वतः जुताई मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? स्वतः जुताई मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि नमी अधिक समय तक इसमें बनी रहती है। काली मिट्टी में नमी जो है अधिक समय तक बनी रहती है। इस मिट्टी में चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटास की अधिकता होती है, याद रखिएगा। काली मिट्टी में चूना, कोयला, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटास की अधिकता होती है। आगे, इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है। काली मिट्टी में जो है फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है।
काली मिट्टी कपास, मूंगफली और प्याज के लिए उपयुक्त है। याद रखिएगा, कपास जो है काली मिट्टी में अधिक होती है, मूंगफली भी और प्याज भी। आगे नोट, उजला सोना कपास को कहा जाता है। उजला सोना किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। तीसरा मिट्टी है काली मिट्टी। अगला मिट्टी है सॉरी लाल मिट्टी। काली मिट्टी तो पढ़ ली है। अगला मिट्टी है काली मिट्टी, सॉरी अगला मिट्टी है लाल मिट्टी। यह मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी भाग में और दक्षिण भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, जहां रवेदार आग्नेय चट्टान पाया जाता है। याद रखिएगा, लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है? पूर्वी भाग में और दक्षिण भाग में, जहाँ कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जहाँ जो है रवेदार आग्नेय चट्टान पाया जाता है। आगे इस मिट्टी का रंग लाल जो है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। याद रखिएगा, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के अधिकता के कारण। इस मिट्टी में विसरण अधिक होता है। लाल मिट्टी में विसरण अधिक होता है, विशेषकर लोहा एवं जल योजित हो जाने के कारण यह पीली मिट्टी हो जाती है। याद रखिएगा, लाल मिट्टी पीली मिट्टी कब हो जाती है? जब लोहा और जल उसमें योजित हो जाती है। आगे मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। लाल मिट्टी में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस यानी जीवों का अंश। ह्यूमस यानी जीवों का अंश। अगली मिट्टी है चौथा मिट्टी लेटेराइट मिट्टी। याद रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी, यह लैटिन शब्द के लैटीर से बना है। याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है ईंट। यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षावन के क्षेत्र में विकसित होता है, जहां निक्षालन और लीचिंग की प्रक्रिया अधिक होती है। याद रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। आगे लीचिंग की प्रक्रिया में चूना और सिलिका हट जाता है। लीचिंग की प्रक्रिया में चूना और सिलिका हट जाती है। इस मिट्टी में लोहा के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक प्रमुखता में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में जो है लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम की यौगिक प्रमुखता में पाई जाती है। ऐसी मिट्टी में कृषि उपयुक्त नहीं है। लेटेराइट मिट्टी जो है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। खाद डालने के बाद इस मिट्टी को जो है इस मिट्टी का उपयोग किया जाता है। यानी खाद डालने के बाद जो है लेटेराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इस मिट्टी में काजू प्रमुखता में होती है। लेटेराइट मिट्टी में काजू सबसे अधिक उगाया जाता है। नोट, मकान बनाने में लेटेराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी भी उसी क्षेत्र में पाई जाती है जहां लाल मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जहां लाल मिट्टी पाई जाती है। आगे अन्य बातें, शुष्क मिट्टी। अगला मिट्टी है शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है। याद रखिएगा, शुष्क मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है। इसकी प्रकृति लवणीय होती है। इसकी प्रकृति लवणीय होती है। अब अगला मिट्टी है लवणीय मिट्टी। इस मिट्टी को जो है ऊसर मिट्टी भी कहते हैं। ऊसर मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं? लवणीय मिट्टी को कहते हैं। सोडियम, पोटासियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। लवणीय मिट्टी में सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है। लवणीय मिट्टी खेती योग्य नहीं है। लवणीय मिट्टी खेती योग्य नहीं है। नोट, लवणीय मिट्टी को कम करने के लिए जिप्सम डाला जाता है। लवणीय मिट्टी में यानी मिट्टी में जो लवण को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जिप्सम का उपयोग मिट्टी में क्यों किया जाता है? लवण को कम करने के लिए। अगला मिट्टी है पीट मिट्टी। पीट मिट्टी क्या है? ऐसी मिट्टी अधिक वर्षा और आर्द्रता वाले क्षेत्र में होता है। पीट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाया जाता है। पीट मिट्टी का रंग कैसा होता है? काले रंग का होता है। पीट मिट्टी का रंग कैसा होता है? काले रंग का होता है। वनस्पति के लिए उपयोगी होता है। पीट मिट्टी किस लिए उपयोगी है? वनस्पति के लिए उपयोगी है। अगला मिट्टी है वन या फॉरेस्ट मिट्टी। अगला मिट्टी क्या है? वन या फॉरेस्ट मिट्टी। अधिक वर्षा वन वाले क्षेत्र में पाया जाता है। वन मिट्टी कहाँ पाया जाता है? अधिक वर्षा वन वाले क्षेत्र में पाया जाता है। यह मिट्टी अम्लीय होता है। वन मिट्टी कैसी होती है? अम्लीय होती है। आगे,
मिट्टी के समस्याग्रस्त क्षेत्र, यानी मिट्टी के समस्याग्रस्त क्षेत्र कौन कौन है? तो पहला है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्वैन इरोजन। स्वैन इरोजन। स्वैन इरोजन क्या है? वर्षा, हवा या मानव जनित क्रिया से या झूम खेती से मिट्टी के ऊपरी परत का बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। याद रखिएगा, वर्षा, हवा या मानव जनित क्रिया से या झूम खेती से मिट्टी के ऊपरी परत का हट जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। आगे, इसे जो है अवनलिका या उत्खात भूमि क्षेत्र भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे जो है अवनलिका या उत्खात भूमि क्षेत्र भी कहते हैं। आगे, मृदा अपरदन को रेंगती हुई मिट्टी की मृत्यु भी कहते हैं। याद रखिएगा, मृदा अपरदन को रेंगती हुई मिट्टी की मृत्यु भी कहते हैं। इसे रोकने का महत्वपूर्ण तरीका वृक्षारोपण या सीढ़ीनुमा खेती है। अगला मिट्टी की समस्या है मृदा अवकर्षण। मृदा अवकर्षण क्या है? मिट्टी के उर्वरता की दर में कमी होना मृदा अवकर्षण है। याद रखिएगा। अब कजरी समझिए। कजरी क्या है? कजरी का पूरा नाम सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कजरी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी केंद्रीय कृषि भूमि अनुसंधान संस्थान। याद रखिएगा, कजरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर। कजरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर। इस तरह ज्योग्राफी के सेशन को समाप्त करते हैं। इस ज्योग्राफी के सेशन में हमने आज मिट्टी को अध्ययन किए हैं। तो इस तरह ज्योग्राफी का सेशन समाप्त करते हैं और अगला जो है बायो का सेशन स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं अब हिस्ट्री का सेशन। तो हिस्ट्री के सेशन में हम लोग मुग़ल काल में थे। मुग़ल काल में हम लोग अकबर तक देख चुके थे। आज के इस हिस्ट्री के सेशन में जहांगीर और शाहजहां को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं जहांगीर से। तो जहांगीर का परिचय, शेखू बाबा या सलीम के नाम से इसे जाना जाता था। इसकी माता का नाम मरिया उज्जमानी था। याद रखिएगा, जहांगीर के माता का नाम क्या था? मरिया उज्जमानी था, जिसे हरका बाई के नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर के माता का नाम क्या था? मरिया उज्जमानी था, जिसे हरका बाई के नाम से जाना जाता था। जहांगीर का दूसरा नाम क्या था? शेखू बाबा या सलीम। जहांगीर का दूसरा नाम क्या था? शेखू बाबा या सलीम। आगे, मरियम को उत्तराधिकारी पैदा करने वाली माँ के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा, मरियम को जो है उत्तराधिकारी पैदा करने वाली माँ के रूप में भी जाना जाता है। जहांगीर का विवाह मालबाई से हुआ था। याद रखिएगा, जहांगीर का विवाह किससे हुआ? मालबाई से हुआ, जो हरका बाई की भतीजी थी। हरका बाई की भतीजी थी। उसी से खुसरो का जन्म हुआ था। याद रखिए, खुसरो की माँ कौन थी? हरका बाई। खुसरो की माँ कौन थी? हरका बाई। आगे, जहांगीर के शासनकाल उदारता, न्याय के जंजीर और नूरजहाँ के शासनकाल के रूप में याद रखा जाता है। आगे, जहांगीर के शासनकाल में 1608 में हॉकिंस और 1615 में सर टॉमस रो भारत आया था। याद रखिएगा, सर टॉमस रो जहांगीर के काल में कौन कौन आया था? हॉकिंस और सर टॉमस रो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। आगे, नोट, 1611 में मछलीपट्टनम में और 1613 में सूरत में कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मछलीपट्टनम में और 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। आगे, नोट, जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दिया और 14 मनसबदार पद भी दिया। याद रखिएगा, जहांगीर ने हॉकिंस को कौन सा पद दिया था? खान का उपाधि दिया था। याद रखिएगा, और 400 जो है मनसब का पद भी दिया था। आगे, 1606 में शहजादा खुसरो ने विद्रोह कर दिया
कहा जाता है कि इस विद्रोह में पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसके कारण अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दे दी गई। याद रखिएगा 1606 में जो है शाहज़ादा खुसरो ने विद्रोह कर दिया। कहा जाता है कि इस विद्रोह में सिख के जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसीलिए जो है अर्जुन देव को जो है फांसी दे दिया गया। जहांगीर के काल में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि 1615 में मेवाड़ और मुगलों के बीच की संधि थी। याद रखिएगा 1615 में जो है मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि हुई थी। जहांगीर के सबसे विशिष्ट राजनीतिक असफलता कंधार का निकल जाना और ईरान के हाथों चल जाना था। याद रखिएगा जहांगीर के सबसे विशिष्ट राजनीतिक असफलता क्या थी? कंधार का उसके हाथों से निकल जाना। नोट, शाहजहां के समय में अंतिम रूप से कंधार जो है ईरान के हाथों चला गया था। आगे, जहांगीर के समय में नूरजहां या मेहरुनिसा, नूरजहां का दूसरा नाम क्या था? मेहरुनिसा, जिसके पहले पति बंगाल के गवर्नर अली बेग थे। नूरजहां के पहले पति कौन थे? अली बेग थे। तीसरे पति जहांगीर की बनी। याद रखिए तीसरी पत्नी जो है जहांगीर की बनी। जहांगीर की दूसरी बीवी कौन थी? जगत गोसाई। जहांगीर की दूसरी बीवी कौन थी? जगत गोसाई। और पहली बीवी कौन थी? पहली बीवी कौन थी? मालबाई थी। पहली बीवी कौन थी? मालबाई थी। दूसरी बीवी कौन थी? जगत गोसाई की। और तीसरी बीवी कौन थी? नूरजहां या मेहरुनिसा। आगे, नूरजहां के पिता का नाम गियास बेग था। याद रखिएगा नूरजहां के पिता का नाम क्या था? गियास बेग था, जिसे जो है दीवान का पद दिया था। याद रखिएगा नूरजहां के पिता का नाम क्या था? गियास बेग, जिसे जहांगीर ने कौन सा पद दिया था? दीवान का पद दिया था। नोट, इन्हीं के सम्मान में एतमा-उद-दौला का मकबरा आगरा में बनाया गया था। याद रखिएगा, जिसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता पित्रा-दुरा की विशेषता है। एतमा-उद-दौला में कौन सी विशेषता है? पित्रा-दुरा की विशेषता। याद रखिएगा। नोट, नूरजहां की माँ असमत बेगम ने, याद रखिएगा, इत्र का आविष्कार किया था। नूरजहां की माँ असमत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था। आगे, जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में सबसे पहले अफगानों को सम्मिलित किया था। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में सबसे पहले किसको शामिल किया था? अफगान को शामिल किया था। एवं दुअस्फा और सी अस्फा को लागू किया था। दुअस्फा और सी अस्फा को लागू किया गया था। याद रखिएगा, जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग के रूप में जहांगीर के काल को जाना जाता है। इसी समय प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ मंसूर रहा करते थे। याद रखिएगा, इसी के समय जो है प्रसिद्ध पंछी विशेषज्ञ कौन रहा करते थे? मंसूर रहा करते थे। भीषण दास ने ईरान के शासक के साथ चित्र बनाया था। याद रखिएगा, भीषण दास ईरान के शासक के साथ चित्र बनाया था। मंसूर प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था। याद रखिएगा, मंसूर कौन था? प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था। याद रखिएगा, बाबर के बाद जहांगीर ने ही आत्मकथा लिखा था। याद रखिएगा, बाबर ने अपना आत्मकथा खुद लिखा, उसके बाद जहांगीर ने अपना आत्मकथा खुद लिखा, जिसका नाम क्या था? तुजुके जहांगीर था, जो किस भाषा में थी? फारसी भाषा में थी। याद रखिएगा। और बाबरनामा किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी। याद रखिए, बाबर मुगल वंश का जो है मातृभाषा क्या था? तुर्की, लेकिन दरबारी भाषा क्या था? फारसी। याद रखिएगा। आगे, जहांगीर ने मुगलों की जो राजभाषा क्या थी? फारसी। अभी बता दिए हैं। आगे, जहांगीर ने धार्मिक क्षेत्र में कुछ जो है कट्टर कार्य भी किए हैं, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? तो गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया, शेख अहमद सरहिंद को दंडित किया, और तीसरा जो है जैनियों को देश से निर्वासित किया। याद रखिएगा, जहांगीर के जो है कुछ जो है कट्टर कार्य भी किए हैं। वो कौन कौन है? तो गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया, शेख अहमद सरहिंद को जो है दंडित किया, और
जैनियों को जो है देश से निर्वासित किया। नोट, जबकि अकबर ने जो है हरिविजय सूरी को जो है जगत गुरु और जिनचंद्र सूरी को जो है युग प्रधान की उपाधि दिया। आगे, जहांगीर की आर्थिक विशेषता। आर्थिक क्षेत्र में जहांगीर के समय पुर्तगालियों ने तंबाकू की जानकारी दी। याद रखिएगा, जिसे जो है जहांगीर ने प्रतिबंधित किया। तंबाकू पे सबसे पहले प्रतिबंधित कौन लगाया? जहांगीर ने लगाया। नोट, पुर्तगालियों ने कलम लगाने की पद्धति, याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने ही जो है कलम लगाने की पद्धति का शुरुआत किया और अल्फांसो आम का उत्पादन का शुरुआत गोवा और महाराष्ट्र में किया। याद रखिएगा, जहांगीर की मृत्यु लाहौर शहादरा में हुआ। जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई? लाहौर शहादरा में हुआ। नोट, तीन मुगल बादशाह की कब्र जो है भारत से बाहर है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया। तीन कौन कौन सा बादशाह है जिसका कब्र जो है भारत से बाहर है? तो पहला बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह जफर। बाबर का कब्र का कहाँ है? काबुल में है। जहांगीर का कब्रिस्तान कहाँ है? लाहौर में है। अब बहादुर शाह जफर का कहाँ है? रंगून में है। याद रखिएगा। अगला शासक है शाहजहां। मुगल काल का स्वर्ण युग, विशेषकर स्थापत्य के क्षेत्र में शाहजहां या खुर्रम जो जगत गोसाई का पुत्र था। याद रखिएगा, शाहजहां के काल में स्थापत्य का स्वर्ण युग कहलाता है। शाहजहां का दूसरा नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां के माता का क्या नाम था? जगत गोसाई। शाहजहां का दूसरा नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां के माता का क्या नाम था? जगत गोसाई। आगे, जहांगीर ने शाहजहां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। याद रखिएगा, जहांगीर ने शाहजहां को दक्षिण का सूबेदार बनाया था। इसी कड़ी में 1633 में दक्षिण के अहमदनगर को जीता था। याद रखिएगा, शाहजहां ने अहमदनगर को कब जीता था? 1633 में। आगे, 1631 में ये लाइन याद रखिएगा, 1631 में पुर्तगालियों को हुगली से निकाला जब पुर्तगालियों ने मुसलमानों को ईसाई बना रहा था। याद रखिएगा, ये लाइन बहुत भी आया। 1631 में पुर्तगालियों को जो है शाहजहां ने बाहर निकाला, क्योंकि उस समय जो वह पुर्तगालियों ने मुसलमानों को जो है ईसाई धर्म बना रहा था। ईसाई धर्म उसे ज़बरदस्ती अपनवा रहा था। आगे, कंधार को जीता, लेकिन अंतिम रूप से इसी के समय में जो है कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। याद रखिएगा, कंधार को तो शाहजहां जीत लिया, लेकिन अंतिम रूप से इसी के समय में जो है ईरान ने कंधार पे कब्जा कर लिया। आगे, शाहजहां के काल में गुजरात और दक्षिण में भीषण अकाल पड़ा। याद रखिएगा, शाहजहां के काल में गुजरात और दक्षिण में भीषण अकाल पड़ा था, जिसकी चर्चा कौन किया है? पीटर मुंडी ने किया है। याद रखिएगा, पीटर मुंडी ने जो है गुजरात और दक्षिण में जो अकाल पड़ा था भीषण, शाहजहां के काल में उसकी चर्चा किया है। आगे, शाहजहां के शासनकाल में, याद रखिएगा, जुझार सिंह बुंदेला और दक्कन के खाने जहां लोधी का विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा, शाहजहां के काल में जुझार सिंह बुंदेला और दक्कन के खाने जहां लोधी के साथ विद्रोह हुआ था। आगे, प्रशासनिक बिंदु में शाहजहां ने मनसबदारी और मासिक वेतन की पद्धति प्रारंभ किया था। याद रखिएगा, मनसबदारी और मासिक वेतन की पद्धति किसने प्रारंभ किया था? शाहजहां ने किया था। आर्थिक क्षेत्र में शाहजहां ने नहर प्रणाली की विकास करवाया। याद रखिएगा, आर्थिक क्षेत्र में शाहजहां ने नहर प्रणाली की विकास किया। शाहजहां ने नहरे फैज़ और शाही नहर बनाया। शाहजहां ने क्या क्या बनाया? नहरे फैज़ और शाही नहर बनाया। आगे, धार्मिक क्षेत्र में शाहजहां ने सिजदा पैबोस को समाप्त किया और चहार तस्लीम की शुरुआत किया। और सिजदा पैबोस किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने। याद रखिएगा, सिजदा पैबोस की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने, जिसे शाहजहां ने समाप्त किया और सिजदा पैबोस की जगह कौन सी पद्धति लागू किया? चहार तस्लीम। आगे, शाहजहां ने हिंदुओं का
मुस्लिम स्त्री से विवाह को जो है प्रतिबंधित किया एवं हिजरी संवत की शुरुआत किया। याद रखिएगा, शाहजहां ने हिंदुओं का मुस्लिम स्त्रियों से विवाह पे जो है प्रतिबंधित किया और हिजरी संवत प्रारंभ किया। नोट, इलाही संवत की शुरुआत अकबर ने 1583 में किया था। याद रखिएगा, इलाही संवत का शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था। कब किया था? 1583 में किया था। आगे, शाहजहां के समय में बर्नियर ने भी भारत की यात्रा किया था। याद रखिएगा, शाहजहां के समय में बर्नियर ने भी भारत की यात्रा किया था। अगला बिंदु है सांस्कृतिक विशेषता। शाहजहां की जो है सांस्कृतिक विशेषता। शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य का स्वर्ण युग है। याद रखिएगा, इस कड़ी में शाहजहां ने लाल किला दिल्ली में बनवाया। इसके अंदर जो है जामा मस्जिद जो है औरंगजेब ने बनाया था। याद रखिएगा, लाल किला का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। लेकिन लाल किले के अंदर जो है जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने कराया। आगे, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां में। लेकिन लाल किला में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो औरंगजेब ने कराया। मोती मस्जिद आगरा में निर्माण कराया। मोती मस्जिद कहाँ है? आगरा में है, जिसका निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। दिल्ली के लाल किला में दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस, जिसे 1739 में ईरान का नेपोलियन नादिर शाह लूट कर ले गया था। याद रखिएगा, मुमताज़ या अनुमन बानो बेगम के याद में, मुमताज़ का दूसरा नाम क्या था? अनुमन बानो बेगम। उसके याद में जो है ताजमहल बनवाया। याद रखिए, जो उजला संगमरमर का था। इसका निर्देशन जो है ईसा खान ने दिया था। ताजमहल का निर्देशन कौन दिया था? ईसा खान ने दिया था। शाहजहां के शासनकाल में शाहनामा को जो है इनायत खान ने लिखा था। याद रखिएगा, शाहनामा के लेखक कौन? इनायत खान। याद रखिएगा, शाहजहां के शासनकाल में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। याद रखिएगा, शाहजहां के काल में ही जो है उत्तराधिकार का संघर्ष पांच युद्ध हुआ। याद रखिए, पांचों युद्ध कौन कौन सा है? बहादुरपुर का युद्ध, घरमट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजवा का युद्ध और देवराय का युद्ध। याद रखिएगा, तो बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ? 14 फरवरी 1658 को। बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ? 14 फरवरी 1658 को। किस किस के बीच हुआ? शुजा और सुलेमान के बीच हुआ। शुजा और सुलेमान के बीच हुआ, जिसमें शुजा हार गया। याद रखिएगा। अगला लड़ाई है घरमट का युद्ध, जो उज्जैन के पास हुआ। कब हुआ? 15 अप्रैल 1658 को। घरमट का युद्ध कब हुआ? 15 अप्रैल 1658 को। किस किस के बीच हुआ? तो मुराद और औरंगजेब वर्सेस दारा सिकों के बीच हुआ। मुराद और औरंगजेब वर्सेस दारा सिकों के बीच हुआ, जिसमें दारा सिको पराजित हो गया। आगे तीसरा युद्ध है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? मई 1658 को हुआ, आगरा के पास हुआ। सामूगढ़ का युद्ध कहाँ हुआ? आगरा के पास हुआ। और कब हुआ? मई 1658 को हुआ। किस किस के बीच हुआ सामूगढ़ का युद्ध? औरंगजेब वर्सेस दारा सिकों के बीच हुआ। फिर दारा सिको जो है हार गया। याद रखिएगा। अगला युद्ध है खजवा का युद्ध। खजवा का युद्ध जो है दिसंबर 1658 को हुआ। खजवा का युद्ध कब हुआ? दिसंबर 1658 को हुआ। इस युद्ध में कौन कौन लड़ा था? तो औरंगजेब और शुजा लड़ा था। शुजा हार गया था। दोबारा जो है शुजा फिर से हारा था। एक बार शुजा कहाँ हारा था? बहादुरपुर के युद्ध में। और फिर दोबारा यहाँ आके खजवा के युद्ध में भी हारा था। आगे पांचवा युद्ध है जो देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध कब हुआ था? मार्च 1659 को। याद रखिएगा, देवराय का युद्ध कब हुआ था? मार्च 1659 में, जिसमें जो है औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था। देवराय का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था। इसी युद्ध में जो है, यानी देवराय के युद्ध में जो है दारा सिकों का जो है निर्णायक रूप से हार हो गया। आगे अन्य बातें, दारा सिकों ने 12 उपनिषद का जो है फारसी में अनुवाद किया। याद रखिएगा, दारा सिकों ने जो है 52 उपनिषद का जो है फारसी में अनुवाद किया, जिसे जो है सिर्रे अकबर भी कहा जाता है। याद रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने जो है
उल बहरीन और सफ़ितान उल औलिया के साथ विचार किया और हसमत अरिफिन नामक पुस्तक लिखा। हसमत अरिफिन नामक पुस्तक किसने लिखा? दारा सिक्को ने लिखा। दारा सिक्को को जो है लघु अकबर भी कहते हैं, याद रखिएगा। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खाकी उपाधि दिया था। जहांगीर के शासनकाल में अबुल हसन और मनोहर जो है प्रसिद्ध चित्रकार था, याद रखिएगा। अबुल हसन और मनोहर कौन थे? चित्रकार थे। नूरजहां के समूह को जो है जुंटा कहा जाता था। जुंटा किसको कहते थे? नूरजहां के समूह को। आगे, शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा दारा सिक्को था, याद रखिए, जो दिल्ली का गवर्नर था। दारा सिक्को को लघु अकबर भी कहा जाता था। आगे, जबकि जो है शाह शुजा कहाँ का गवर्नर था? बंगाल का गवर्नर था। औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? दक्कन का गवर्नर था। मुराद कहाँ का गवर्नर था? गुजरात का गवर्नर था। इस तरह इतिहास के सेशन को समाप्त करते हैं और अगला सेशन शुरू करते हैं करंट अफेयर, जो आज संडे है, तो आज 1 से लेकर 8 जुलाई तक के सभी करंट अफेयर को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला 1 से लेकर 8 जुलाई तक के करंट अफेयर में सबसे पहला, सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। सेफ चैंपियनशिप 2023 किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फाइनल कहाँ हुआ है? बेंगलुरु के कांतूरावा स्टेडियम में हुआ, याद रखिएगा। बेंगलुरु याद रखिएगा, चलेगा। कहाँ हुआ है इसका फाइनल? सेफ चैंपियनशिप का कहाँ हुआ है फाइनल? बेंगलुरु में। किस किस के बीच हुआ फाइनल? भारत और कुवैत के बीच हुआ था। भारत ने कुवैत को 5-4 से हराया है, याद रखिए। भारत जो है सेफ चैंपियनशिप का खिताब कैमा बार जीता है? ये 9वां बार जीता है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है भारत जो है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी जीता है, याद रखिएगा। हाल ही में जो है भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी जीता है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल शिप इंडेक्स 2023 जो है, ग्लोबल पीस यानी शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां स्थान है। पिछले साल कौन से स्थान पे थे? 135वां स्थान था, याद रखिए। कुल इसमें कितना देश शामिल किया गया था? 163 देश शामिल किया गया था, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? 126वां है। आगे, इसमें जो है पीस इंडेक्स में जो है पहला स्थान पे कौन सा है? आइसलैंड है। दूसरे स्थान पे कौन है? डेनमार्क है। तीसरे स्थान पे कौन है? आयरलैंड है, याद रखिएगा। प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 161वां है। HDI इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 132वां है। खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां है, याद रखिएगा। आगे, जारी कौन करता है? जो पीस इंडेक्स कौन जारी करता है? द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस जो है जारी करता है, याद रखिएगा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी करता है। आगे, तीसरा क्वेश्चन है, पेन पिंटर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो पेन पिंटर पुरस्कार 2023 जो है माइकल रोसेल को दिया गया है। माइकल रोसेल को दिया गया है। माइकल रोसेल कौन थे? तो ये बाल कवि थे, याद रखिएगा। आगे, थ्रेड्स ऐप का संबंध किससे है? तो थ्रेड्स ऐप जो है मेटा ने लॉन्च किया है। किसके? ट्विटर के विपक्ष में, याद रखिएगा। आगे, लुसाने डायमंड लीग 2023 किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है, याद रखिएगा। कितना दूर भाला फेंका है लुसाने डायमंड लीग में? 87.66 जो है मीटर जो है भाला फेंका है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? मैरी कॉम को दिया गया, याद रखिएगा। भारत की पहली ड्रोन यूनिट कहाँ खोला गया है? चेन्नई में खोला गया, याद रखिएगा। भारत का पहला ड्रोन यूनिट कहाँ खोला गया है? चेन्नई में खोला गया है। भारत का शीर्ष इलेक्ट्रिक निर्यातक राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु बना है, याद रखिएगा। भारत का शीर्ष इलेक्ट्रिक निर्यातक देश कौन सा बना? निर्यातक राज्य कौन बना है? तमिलनाडु बना है। R21 या मैट्रिक्स एम टीका का संबंध किस बीमारी से है? मलेरिया से, याद रखिएगा। R21 या मैट्रिक्स एम टीका का संबंध किससे है? मलेरिया से है, याद रखिएगा। 2021 में जो है मलेरिया का सबसे पहला वैक्सीन आया था, कौन सा आया था? मॉस्क्यूरिक्स आया था, याद रखिएगा। 2021 में जो है मलेरिया का सबसे पहला वैक्सीन कौन आया था? मॉस्क्यूरिक्स आया था, याद रखिएगा। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है, याद रखिएगा। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है।
विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, ग्लोबल शतरंज लीग 2023 के विजेता कौन है? ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का विजेता कौन है? त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने जो इस बार जो है ग्लोबल शतरंज लीग जीता है, याद रखिएगा। ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का विजेता कौन है? त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने इस बार जीता है, याद रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। ग्लोबल शतरंज लीग का आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जीमैक्स युद्ध अभ्यास कहाँ किया गया है? जीमैक्स युद्ध अभ्यास का संबंध किससे है? भारत और जापान के बीच है। जो कैमा संस्करण है? ये 7वां संस्करण है, याद रखिएगा। जीमैक्स युद्ध अभ्यास का कैमा संस्करण है? 7वां संस्करण है, जो भारत और जापान के बीच होता है। भारत और जापान के बीच अन्य युद्ध अभ्यास कौन कौन है? तो धर्म गॉर्जियन है, सैन्यू मैत्री है, वीर गॉर्जियन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? आयरलैंड में किया गया है, याद रखिएगा। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? आयरलैंड में किया गया है। किसे हराकर जो है प्रियांश और अवंती कौर ने जीता है गोल्ड? तो इजराइल के जोड़ी को हरा के जीता है, याद रखिएगा। इजराइल के जोड़ी को हरा के जो है प्रियांश और अवनीत कौर ने जो है इजराइल के जोड़ी को हरा के गोल्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष कौन बना है? आदव अर्जुन बना है, याद रखिएगा। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन बना है? आदव अर्जुन बना है। इससे पहले कौन थे इसके अध्यक्ष? गोविंद राज थे, याद रखिएगा। बास्केटबॉल फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? आदव अर्जुन बने हैं। आगे, चंद्रयान 3 का जो है किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और कहाँ से किया जाएगा? तो LVM 3 के द्वारा जो है चंद्रयान 3 का जो है लॉन्च किया जाएगा, और यह जो है भारत के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा, याद रखिएगा। श्रीहरिकोटा 14 जुलाई इसरो के द्वारा। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? अक्टूबर 2008 में सफल लॉन्च किया गया था। आगे 15वां क्वेश्चन है, चिकल कालो उत्सव कहाँ मनाया गया है? गोवा में मनाया गया, याद रखिएगा। चिकल कालो उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में मनाया गया है, जो पारंपरिक जो है मिट्टी का त्यौहार है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? एशियाई इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? गिद्ध स्कैवेंजर को दिया गया है, याद रखिएगा। गिद्ध स्कैवेंजर को जो है एशियाई इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। यह फिल्म जो है ऑस्कर में भी क्वालिफाई किया गया, याद रखिएगा। अगले ऑस्कर में जो इसे क्वालिफाई किया गया है। इसके निर्देशक कौन है? तो मनीष सोनी है, याद रखिएगा। गिद्ध स्कैवेंजर के निर्देशक कौन है? मनीष सोनी है। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव नंबूथिरो का संबंध किससे है? वासुदेव नंबूथिरो का संबंध चित्रकारिता से संबंधित है, याद रखिएगा। जो कहाँ के थे? केरल के थे, जिसकी मृत्यु 98 वर्ष की आयु में हाल ही में हो गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रोग से जूझ रहे लोगों के लिए टेली मानस चैटबॉट किसने लॉन्च किया? किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। टेली मानस चैटबॉट का संबंध किससे है? तो मानसिक रोग से जुड़े हुए लोगों के लिए जो है ये चैटबॉट स्टार्ट किया गया है, जो कि कौन लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। आगे, FIH हॉकी प्री लीग 2022-23 फुटबॉल जो है हॉकी का है। FIH हॉकी प्री लीग 2022-23 जो है पुरुष और महिला वर्ग में जो है दोनों जो है नीदरलैंड जीता है, याद रखेगा। FIH हॉकी प्री लीग 2022-23 कौन जीता है? नीदरलैंड ने जीता है, महिला का भी और पुरुष का भी। इसमें जो है भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। FIH हॉकी प्री लीग में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है, याद रखेगा। FIH हॉकी प्री लीग का आयोजन कहाँ किया गया था? बेल्जियम में किया गया था।
फाइनल किस किस के बीच हुआ था? तो नीदरलैंड और ब्रिटेन के बीच हुआ था, याद रखिएगा। FH हॉकी प्री लीग में फाइनल में किस किस के बीच हुआ था? नीदरलैंड और ब्रिटेन के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? नहीं, मध्य प्रदेश ने जीता, याद रखिएगा। 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन है? मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। किसको हरा के? झारखंड को हरा के जीता है। 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कौन जीता है? मध्य प्रदेश जीता है, झारखंड को हरा के जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो उड़ीसा के राउरकेला में किया गया था, याद रखिएगा। और 13वीं जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कौन सा राज्य जीता है? उत्तर प्रदेश जीता है, याद रखिए। पुरुष जो है उत्तर प्रदेश जीता है और महिला मध्य प्रदेश जीता है। आगे अगला क्वेश्चन है कोल इंडिया में नए चेयरमैन कौन बने हैं? कोल इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? PM प्रसाद बने हैं, याद रखिएगा, जो 29वें चेयरमैन हैं। कोल इंडिया की स्थापना कब किया गया था? 1975 में किया गया था। कोल इंडिया का स्थापना कब किया गया था? 1975 में किया गया था। आगे अक्षर नदी क्रूज किस नदी पे निर्माण किया गया? याद रखिएगा, साबरमती नदी अहमदाबाद में किया गया, जिसका उद्घाटन कौन करने गए थे? अमित शाह किए गए थे, याद रखिएगा। अक्षर नदी क्रूज किस नदी पे बनाया गया है? साबरमती नदी पे अहमदाबाद में, जिसका उद्घाटन कौन करने गए थे? अमित शाह गए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है श्रावणी मेला का संबंध किस राज्य से है? झारखंड से। झारखंड में एक और मेला महत्वपूर्ण है, कौन सा? सरहुल फेस्टिवल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय टीम के नए चीफ सेलेक्टर कौन बने हैं? अजीत अगरकर बने हैं, याद रखिएगा। भारतीय टीम के नए चीफ सेलेक्टर कौन बने हैं? अजीत अगरकर बने हैं। इससे पहले कौन थे? चेतन शर्मा थे, याद रखिएगा। इससे पहले कौन थे? चेतन शर्मा थे। 23वें SCO शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है? भारत में किया गया, याद रखिएगा। 23वें शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है? भारत में किया गया, याद रखिएगा। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चीन में है। SCO का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में है। SCO की स्थापना कब किया गया था? 2001 में, याद रखिएगा। SCO की स्थापना कब किया गया था? 2001 में। ऑल इंडिया अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? मनीषा कल्याण को, याद रखिएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? मनीषा कल्याण को चुना गया है, याद रखिएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब किया गया था? 1937 में, याद रखिएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का स्थापना कब किया गया था? जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे, याद रखिएगा। हॉकी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अभी अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग को जो है किस संगठन का पुनः महासचिव नियुक्त किया गया है? तो नाटो का जो है पुनः महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग को जो है बनाया गया है। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग को जो है 2014 में ही नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। जो पुनः जो है दोबारा इन्हें नियुक्त किया गया है। नाटो का स्थापना कब किया गया था? 1949 में। नाटो का स्थापना कब किया गया था? 1949 में। नाटो में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? 31 देश शामिल है। 31वां देश कौन सा है? फिनलैंड है। नाटो का 31वां देश कौन सा है? फिनलैंड है। इस तरह हमने आज जो है करंट अफेयर का वीकली जो है रिवीजन किए हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।